चलिए बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? मैं भी बहुत बढ़िया। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे और आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक को मैं बड़ा ही स्लो मोशन में लेने वाला हूँ। बेसिकली मैं इसमें लिखवाऊंगा बहुत कम, नोट बहुत कम करवाऊंगा। मैं डायरेक्टली आपको जो बात करने वाला हूँ वो सीधा पीडीएफ से पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट में थोड़ा ठीक रखने वाला हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर का क्वेश्चन हमेशा हमेशा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो वैल्यूएशन गुडविल का होगा, या वैल्यूएशन से ज्यादा हायर जो प्रायोरिटी पर होता है इंस्टीट्यूट का, वो होता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर। क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ शेयर के अंदर वो गुडविल का ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट दे देता है, तो अल्टीमेटली दोनों की वैल्यूएशन का वो पार्ट पूछता है। हम शेयर की वैल्यूएशन तब तक नहीं कर सकते जब तक हम गुडविल की वैल्यूएशन का पार्ट ना सीख ले। गुडविल की वैल्यूएशन में सिंपल सा मैं ओनली फॉर नॉर्मल मेथड की बात करूंगा, जो प्रेजेंट वैल्यू, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाले हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रोच है। इन दोनों मेथडों की मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि ये मेथड बिल्कुल बिल्कुल बेकार है, जिनकी मैं बिल्कुल डिस्कशन करने वाला नहीं हूँ। चाहो तो आप खुद पढ़ सकते हो, इनकी नहीं है। लेकिन जो और दूसरी बात, जो एग्जाम में जो आता है वो इन अप्रोच से आता भी नहीं है। मैं बात करता हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो वाले अप्रोचेस, चाहे एफ सी एफ एफ लगाओ चाहे एफ सी एफ ई लगाओ, उन अप्रोचों से क्वेश्चन ज्यादातर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा भी नहीं। पिछले कितनी भी साल का ट्रेंड देख लो, हम पिछले 3 अटेम्प्ट जो न्यू सिलेबस की बात करते हैं तो वहां पर एक ही पूछा जाता है आपसे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, और वो भी फेयर वैल्यू मेथड बोला जाता है। वो क्लियर है यहाँ तक कहानी? तो जब फेयर वैल्यू मेथड की बात करते हैं तो वहां पर जो गुडविल का इंग्रेडिएंट्स जो दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर, वो आपको बेसिकली जो देता है वो सुपर प्रॉफिट पर आधारित दे रखा होता है। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा उन एग्जाम्पल्स की बात करूंगा, उन चीजों को समझाने की करूंगा। बच्चे का बड़ा कंफ्यूजन है, 99% बच्चा वैल्यूएशन गुडविल के क्वेश्चन को कहीं ना कहीं गलती करता है। उसके पीछे बहुत सारे छोटे छोटे से प्रॉब्लम्स हैं। उन छोटे छोटे प्रॉब्लम को आज मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी करूंगा। किसको प्लस करना होता है, किसको माइनस करना होता है, हम क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। बच्चों के सामने एक फॉर्मेट दे दिया जाता है, फॉर्मेट बच्चा रट लेता है। यदि उनके बाहर थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट आया तो बच्चा क्या हो जाता है, सीधा वहां पर जाकर क्रैश हो जाता है। तो मैं इन सारी बातों से, इन सारी चीजों से आपको दूर रखने की कोशिश करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आपने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, आपने एक बार बिल्कुल थोड़ा रफली पढ़ा भी होगा, तो आई होप कि आपको आज बेहतर अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में मिलने वाली है। क्योंकि जो बच्चों के दिमाग मिथ होते हैं वो मिथ आज दूर होने वाले हैं, ठीक है। क्या ऐड होगा, क्या लेस होगा, आपको सोचना ही नहीं है। आपको सिंपल सी एक छोटी सी लाइन है, जिस छोटी सी लाइन का मीनिंग समझना है। ये जो छोटी सी लाइन का मीनिंग समझ में आ गया तो समझ लो आपका वैल्यूएशन गुडविल हवा में हो जाएगा। वो लोग क्लियर है बेटा कहानी तक? आपको बस, आपको स्टडी मेट में कुछ मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को भी रिमूव कराऊंगा, लॉजिक भी बताऊंगा कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। बाकी आप चाहो तो इंस्टीट्यूट के अजम्पशन लेकर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां भी हैं जहां पर आप अजम्पशन लेकर के भी उनको सही नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए, आपके सामने बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ शेयर लेने वाला हूं, लेकिन वैल्यूएशन ऑफ शेयर से पहले मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल लूंगा, क्योंकि गुडविल मेरे लिए पहले ज्यादा रिलेवेंट है, क्योंकि बिना गुडविल की वैल्यूएशन के शेयर की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है। चलिए, आइए मैं आपके सामने पीडीएफ खोलने वाला हूं, बड़ी मजेदार। आपकी स्क्रीन पर छोटी सी पीडीएफ है, जहां मुझे रिलेवेंट लगेगा, जहां मुझे नोट करवाना चाहिए, मैं डेफिनेटली वहां आपको मैं नोट भी करवाऊंगा, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ जो पार्ट है हमारा बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइडेड है। तो वैल्यूएशन वाला पार्ट है बेटा हमारा कितने पार्ट में डिवाइड है बताओ? 4 पार्ट में डिवाइड है। जैसे आपको स्क्रीन दिख रहा है कि पहले जो वैल्यूएशन है वो है गुडविल की, जो हमें दिखा रखी है। दूसरी वैल्यूएशन किसी बताओ? शेयर की। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की, जिनकी हम इंडेक्स में चर्चा करते हैं। और ये बेसिकली रेगुलर बैच का पार्ट बनाया जाता है, इनको रिवीजन क्लास का पार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि इनकी लेंथ इन लार्ज में होती है। आप यकीन नहीं मानोगे, करीबन 150 से 200 पेज का लिटरेचर होता है जो हमें यहाँ पर समझाना होता है। और लिटरेचर के साथ साथ आपको इनको एनालिसिस करना होता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इंडस्ट्री में जो काम आता है वो दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा आते हैं। एक आते हैं 115 जो रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्ट है, और दूसरा 32, 107 और 109 नंबर का इंडेक्स, जो प्रैक्टिकल में भी काम आता है और बेसिकली कहें तो इंटरव्यू में भी काम आता है, ठीक है ना। तो ये जो दो आपके टॉपिक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ द एग्जाम इतना नहीं होता है, सीए फाइनल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आईएफआरएस जब एग्जाम देते हो आप लोग, डिप्लोमा करते हो, वहां पर भी ज्यादा रिलेवेंट होता है, लेकिन सीएमए फाइनल के लिए ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। हाँ, करीबन 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका वहां से आपका 115 से जरूर आता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से कहें तो टोटल मिला करके ये 7 से 10 नंबर का कंटेंट होता है, जो आपके सीएमए फाइनल में देखने को मिलता भी है। इसको रेगुलर बैच का पार्ट बनाते हैं, इसको हम यहाँ पर फास्ट ट्रैक बैच में नहीं ले सकते, क्योंकि इस पर बहुत लार्ज डिस्कशन होने वाला होता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स की सीरीज है जो कि रेगुलर बैच का पार्ट बनेगा। यहीं पर हम बात करते हैं वैल्यूएशन और प्रोविजन फॉर एनबीएफसी। ये बहुत आसान है, ये आपने बेसिकली शायद मेरे हिसाब से पढ़ा होगा,
आपने शायद हायर परचेज नहीं पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है, कभी डिस्कशन मिलेगा 10 से 15 मिनट के अंदर हम इसको भी खत्म कर देंगे, ठीक है ना। बाकी जो इंपॉर्टेंट है वो आपका है शेयर, शेयर में इंक्लूडिंग गुडविल होता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की। एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनते हुए चलना, क्योंकि हर बात में बड़ा मजेदार वाली बातें हैं। तो क्या बताओ, क्या पढ़ने वाले आज हम? क्या पढ़ने वाले हैं? ये हाईलाइटर काम कैसे नहीं कर रहा है? हाईलाइटर काम कैसे नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैंने क्या बोला बताओ, आपसे पढ़ना है वैल्यूएशन ऑफ क्या बेटा, गुडविल। बहुत ही आसान और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, बड़े ध्यान से सुनते चलेंगे जो मैं बात कर रहा हूँ। जहां जहां मैं आपको हाईलाइट करवा रहा हूँ वहीं वहीं पर आपको सीट करनी है। ये आपको बेसिकली आपको मैं कहूँ तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, टेलीग्राम चैनल दे रखा है नीचे, और टेलीग्राम चैनल पर ही आपको फाइल मिल जाएगी, डेफिनेटली आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। आपने इस ढंग से मुश्किल से 4 से 5 पेज की फाइल है ये, इसको आपने ढंग से पढ़ लिया और समझ लिया तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपकी 0% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी क्वेश्चन की गलत ना होने की, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने गुडविल क्या है, गुडविल मींस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अर्न इन स्पेसिफिक फ्यूचर पीरियड ड्यू टू पास्ट एफर्ट्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है ना। ये बात आपको पता है कि जो हमने पिछले सालों में, जैसे गुडविल की मैं बात करता हूं, यहां पर आकर देखिए गुडविल क्या होती है। ये आपका बिजनेस है। मान लो आज आप 2024 में खड़े हो, तो आपका बिजनेस मान लेते हैं, ये क्या नालायक ऑटोमेटिक ले लेता है, मान लीजिएगा ये आपका है यहाँ 2024, ठीक है। आपने 2020 को बिजनेस स्टार्ट किया था, 21 हो गया, 22 हो गया, और 23 हो गया। तो आपके लिए गुडविल का कंसेप्ट बोलता है, देखो गुडविल का मतलब ये है कि जो आपने इन सालों में क्या, क्यों बताओ, एफर्ट्स लगाए हुए हैं, क्या बेटा, एफर्ट्स लगाए हैं, जो आपने पिछले सालों में जो एफर्ट्स लगाए हैं, अब इनका आउटपुट बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। बोलो है ना। तो जितना आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, एडिशनल बेनिफिट जो मिलने वाला है, जो एडिशनल है वो आपकी पिछली मेहनत का मेहनत आना है, और वो जो मेहनत आना आपको मिलने वाला है और कितने सालों तक मिलेगा, इसी को बोलते हैं गुडविल। बोलो है ना। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा दूं कि सर क्या हम इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, बोला कि ये तो तय है कि पिछले टाइम में आपने मेहनत की है, इस मेहनत का ही जो मेहनत आना फ्यूचर में मिलने वाला है वही गुडविल कहलाएगी। लेकिन उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, इसके लिए हर व्यक्ति का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैंने बोला मुझे बेटा एक बात बताओ, आपने सोच के देखो, आप सोच के देखो कि आप जो कर रहे हो, आपने यहाँ मेहनत की, आपने अच्छी रेपुटेशन बनाई, क्वालिटी मेंटेन किया, आपने सब कुछ बढ़िया अच्छे से किया। अब फ्यूचर में क्या हुआ कि आपके प्रॉफिट बढ़ने लग गए, बोला है ना। अब आप जो प्रॉफिट में कमा रहे हो, तो एक तो तरीका ये है, जो गुडविल कुछ नहीं बोला कि यार जितना भी फ्यूचर में कमा रहे हो, आपने पिछले साल अच्छी मेहनत की है, उसका आपको रिजल्ट मिलने वाला है। आप मान लो 10-10 हजार प्रॉफिट कमा रहे हो हर साल, तो बोला 10-10 हजार कमा रहे हो ना, ये आपका गुडविल का पार्ट है। पहले क्वेश्चन ने बोला कि ऑन एन एवरेज जो पिछले टाइम में कमाते थे, वो अब आपको फ्यूचर में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, जो फ्यूचर में आपको आउटपुट निकल रहा है वही आपकी गुडविल का पार्ट बनने वाला है, ठीक है ना। तो यानी ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग तरीका है, लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर इसको किसको माना जाता है, सबसे ज्यादा बेहतर जो माना जाता है वो माना जाता है कौन से वाले मेथड बताओ, सुपर प्रॉफिट वाले मेथड को। सर ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि लॉजिकल उसमें ज्यादा ठीक लगता है, उसमें कंसेप्ट की ज्यादा क्लियरिटी आती है कि बोलता देखो, आप जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाले हो, क्योंकि फ्यूचर में काम कर रहे हो तो प्रॉफिट तो डेफिनेटली फ्यूचर में कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो नॉर्मली मान लो फर्नीचर का बिजनेस करते हो, तो जो फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, तो उनकी जो इंडस्ट्री है फर्नीचर वाली, उसमें जो मार्जिन है ना वो 25% है। यानी जो फर्नीचर बेचने वाली कंपनियां हैं वो नॉर्मली जो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं वो 25% कमाती हैं। लेकिन आपने इतने शानदार एफर्ट्स डाले पिछले सालों में कि आपका जो प्रॉफिट है, जो मार्जिन है, वो 30% कमाते हो। बोलो है ना। आप एक्चुअल बेटा कितना कमा रहे हो बताओ, आप एक्चुअल एक्चुअल कह सकते हो, एक्चुअल नहीं है क्योंकि फ्यूचर का पता नहीं होगा एक्चुअल क्या है, तो आप पिछले की एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो आप एवरेज निकालोगे, तो देखोगे आप
ऑन एन एवरेज कितना कमा रहे हो, तो ऑन एन एवरेज आपका निकलता 30%। मुझे बताओ आपकी इंडस्ट्री कितना कमा रही है, 25%, और आप कितना कमा रहे हो, 30%। तो मुझे बताओ क्या आप ऐसा कुछ तो खास होगा आपके प्रोडक्ट में जो आपको औरों से ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर रहा है। यानी और लोग, जैसे टाटा नमक है, मैं टाटा नमक की बात कर रहा हूं, ठीक है, टाटा जो साल्ट है आपका, टाटा साल्ट की आज तकरीबन 30 रुपीज पर केजी आता है। बोलो कितना बेटा, 30 रुपीज पर केजी आता है। नॉर्मल साल्ट की हम बात करते हैं तो 10 to 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से आपको मिल जाता है। बोलो है ना। तो मुझे बताओ ये डिफरेंस जो दिख रहा है वो किस लिए दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने अपनी रेपुटेशन बनाई है, इन्होंने पिछले टाइम में अच्छी क्वालिटी दी है, अच्छा मेहनत किया है, अच्छा एफर्ट्स लगाया है। तो मुझे बताओ जो एक्स्ट्रा जो आप कमा रहे हो, एक्स्ट्रा 15 रुपीज जो कमा रहे हो, वो किस लिए कमा रहे हो, उसको बोलते हैं आपने पिछले टाइम में अच्छी मेहनत का मेहनताना मिल रहा है, पिछले कर्मों का अच्छा फल मिल रहा है, इसी को बोलते हैं हम गुडविल। बोलो है ना। क्योंकि 25 तक गुडविल नहीं कह सकते आप, 25% मार्जिन तक गुडविल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो तो सभी कमा रहे हैं, आप कौन सा खास कमा रहे हो। इंडस्ट्री में 25% रेट है, 25% कमा रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा यदि आप कमा रहे हो या जैसे 30% कमा रहे हो, तो जो 5% जो है वही है, जो 5% ज्यादा कमा रहे हो वो आपके गुडविल की वजह से कमा रहे हो। किसकी वजह बेटा बताओ, गुडविल की वजह से। कंसेप्ट समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेथड ज्यादा ऑथेंटिक है, लेकिन हाँ आपको डेटा से रिलेवेंट लग रहा है कि ये ज्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, तो यानी कि अब सर क्या इसका मतलब गुडविल के मेथडों में चर्चा करनी पड़ेगी। मैंने बोला हाँ, गुडविल के सर मेथड में इतने सारे बनाए गए क्यों, जब आपको लगता है कि ऑथेंटिक ये डिफरेंस दिख रहा है कि जो एक्चुअल कमा रहे हैं और जो इंडस्ट्री कमा रही है, जो डिफरेंस है, जब वो आपको ऑथेंटिक दिख ही रहा है, तो फिर आप गुडविल के मेथड क्यों पढ़ा रहे हो, इसी पर कैलकुलेशन करवाइए ना। क्योंकि बेटा गुडविल के यहाँ पर जो इंडेस है, एएस है, वहां पर गुडविल को किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया गुडविल होती क्या है। गुडविल का कोई डेफिनेशन नहीं है, गुडविल का मेजरमेंट बहुत मुश्किल होता है, बहुत उसको पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पर आपके जो फंडामेंटल वो बोलते हैं कि ठीक है हर व्यक्ति का नजरिया अलग अलग है, हर व्यक्ति का गुडविल निकालने के तरीके अलग अलग हैं। तो जितने लोगों के नजरिए थे, जितने लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू थे इन रेस्पेक्ट ऑफ द गुडविल या इन रेस्पेक्ट ऑफ द जो पास्ट एफर्ट्स हैं, उनको अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बताया कि नहीं मेरे हिसाब से ये गुडविल होनी चाहिए, मेरे हिसाब से ये गुडविल होनी चाहिए। इसी बात को देखते हुए हमारे आईसीआई ने या कहे तो हमारे फंडामेंटल ने इस बात को ध्यान रखा। और जितने लोगों के अप्रोच थे कि कुछ लोग बोलते जितना प्रॉफिट कमा रहे हो सारे पिछले सालों की मेहनत के बेस पर, और सही भी होता है, मैं गलत भी नहीं मानता इस बात को, लेकिन ज्यादा ऑथेंटिक ये है कि जो आप इंडस्ट्री कमा रही है, यदि आप इंडस्ट्री से ज्यादा कमा रहे हो तो वो आपके लिए गुडविल का पार्ट ज्यादा माना जाएगा। अब सवाल दो उठते हैं कि सर ये बात तो आपने पता लगा ली कि भैया इंडस्ट्री कमाती है 25% और तुम कमा रहे हो 30%, तो जो एक्सेस आप कमा रहे हो 5% का, दैट इज गुडविल। लेकिन कितने सालों तक कमाओगे, तो इस बात का बेटा आपको प्रोजेक्शन करना पड़ेगा कि जो आपने पिछले टाइम में जो मेहनत की है उस मेहनत का फल आपको कितने सालों तक मिलने वाला है। इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या बोलते बेटा, नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज का मीनिंग समझा, इसका नहीं समझा होगा ना। नंबर ऑफ परचेज ईयर का मतलब है जितने सालों तक आपको पिछले कर्मों का फल मिलने वाला है, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ परचेज ईयर। जैसे मान लो आपका 5% प्रॉफिट है और 5% जो प्रॉफिट निकल करके आया है इन अमाउंट में, वो आया है मान लो 20,000 रुपए का। कितना है बेटा, 20,000 का। और आपका नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 साल, इसका मतलब 5 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है, तो 5। तो मुझे बताओ गुडविल कितनी हो गई, 1 लाख। कितने सालों में मिलने वाली है, ये 5 सालों में आपको गुडविल रिकॉग्नाइज होने वाली है। बोलो क्लियर है कहानी यहाँ तक। इसी चीज को देखते रहे हर व्यक्ति के अलग अलग ओपिनियन को कंसीडर करते हुए अलग अलग तरीके के मेथड हैं। तो ये सवाल मत उठाना कि सर ये मेथड क्यों, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक मैं बता चुका हूं, हर व्यक्ति ने अपना अलग अलग ओपिनियन दिया। जिस व्यक्ति ने जो अपना ओपिनियन दिया गुडविल के रेस्पेक्ट में, क्योंकि गुडविल डिफाइंड नहीं है, यदि गुडविल डिफाइंड होती तो डेफिनेशन के हिसाब से मैं गुडविल का क्या कर लेता, मेजरमेंट कर लेता, लेकिन वहां पर डिफाइंड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं कर रखा है इस बात को। इसलिए यहाँ पर हमें मजबूरी में इस बात को देखना पड़ रहा है कि जो व्यक्ति जिस तरीके से निकाल रहा है, हर व्यक्ति हर बिजनेसमैन के हिसाब से अलग अलग ऑथेंटिक तरीके से क्या निकालता है, गुडविल का कैलकुलेशन करता है। इसलिए हमें यहां पर गुडविल के मेथडों को पढ़ने की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो मैंने बोला क्या बोला, पास्ट में जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं, उन पास्ट में एफर्ट्स का जो फ्यूचर में प्रॉफिट मिलने वाला है, जो फ्यूचर में प्रॉफिट कमाने वाले हो, उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं गुडविल। जैसे अभी से एग्जांपल के अंदर मैंने जो फ्यूचर प्रॉफिट कमाने वाला हूं, अब कितना कमाने वाला हूं, प्रॉफिट कितना लूंगा कितना नहीं लूंगा, इस बात की मैं अभी ऑथेंटिक मेथडों में डिस्कस करने वाला हूं। मैंने क्या बोला है, पास्ट में जो आपने मेहनत की है, पास्ट में जो आपने मेहनत की है, फ्यूचर में जो प्रॉफिट कमाने वाले हो, फ्यूचर में जो प्रॉफिट अर्न करने वाले हो,
यही है गुडविल। अभी प्रॉफिट कौन सा लेना है, ये प्रॉफिट का मतलब क्या, बॉट इज मीनिंग ऑफ, या बॉट इज ए प्रॉफिट, बॉट इज ए प्रॉफिट। इस बात की मैं चर्चा करूंगा मेथड ऑफ वैल्यूएशन में। क्या बेटा, हर व्यक्ति ने प्रॉफिट का अलग अलग मतलब निकाला है। कोई कहता है मैं एवरेज प्रॉफिट लेना चाहता हूं, कोई कहता है नहीं हम इसको सुपर प्रॉफिट लेना चाहते हैं, कुछ कहते हैं नहीं जो प्रॉफिट कमाने वाले उसको आज प्रेजेंट वैल्यू पे ले लो। हर व्यक्ति का अलग अलग ऑथेंटिक तरीका था, और उस ऑथेंटिक तरीकों को आज हम बात करने वाले कि भैया कितने कितने मेथड है। मेथड समझ में आ गया, मेथड अलग अलग क्यों बने, इतने सारे मेथड क्यों बनाए गए, मेथड बनाए नहीं गए, मेथड बन गए। हर व्यक्ति ने अलग ओपिनियन दिया, तो उसको हिसाब से उसकी ओपिनियन जब लगा कि लॉजिक ठीक है उस बात का, उसको डाउन टू अर्थ बात कर रहा है, ग्राउंड लॉजिक की बात कर रहा है, बैकग्राउंड की बात कर रहा है, यदि उसका रीजन अच्छा है तो उसको मेथड आपको बनाना पड़ा। इसलिए आप में प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का क्या मतलब होगा, इससे बात की चर्चा मैं मेथडों में करने वाला हूं। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आप उसका मीनिंग समझ में आया होगा। पिछले कर्म जो किए हैं उस कर्मों का आज जो फल मिलने वाला है वही है गुडविल का मेजरमेंट। अब फल का मतलब क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या है, इस बात की कैलकुलेशन हर एक व्यक्ति के अलग अलग नजरिए से अलग अलग तरीके से उसका कैलकुलेशन करना है। उसी बात की मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूं। यदि मैं लिखवा रहा होता तो शायद इतना मोर डिस्कशन, इतना इन डेप्थ डिस्कशन नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, एक बस इसी का यही फायदा है। आइए, अब सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, देखो क्या लिखा है, बोला गुडविल का मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ गुडविल ऑन ऑपरेटिंग बेस। याद रखना बेटा, यही है जो आपको कंफ्यूजन से बचाता है। ये वो लाइन है जो आपको इस चैप्टर में क्या बनाएगी, महारत हासिल करवाएगा कि गुडविल का मेजरमेंट। मेरे बाबू सुनना, गुडविल का जो मेजरमेंट है ना, जो वैल्यू ऑफ मेजरमेंट ऑफ गुडविल, मेजरमेंट ऑफ गुडविल, मेजरमेंट ऑफ गुडविल आपको बेस्ड ऑन होगी, बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, बोलो है ना, या ऑपरेटिंग बिजनेस, सॉरी ऑपरेटिंग बिजनेस। यानी कि जो भी डेटा लूंगा, याद रखना, जो भी डेटा लूंगा, चाहे मैं कैपिटल लूं तो भी ऑपरेटिंग कैपिटल होगी, मैं चाहे प्रॉफिट लूं, कोई सा भी प्रॉफिट ले लूं, फर्क नहीं पड़ता आपका, सुपर प्रॉफिट ले लो, कौन सा प्रॉफिट कौन सा होता है वो बात करूंगा, कोई सा भी प्रॉफिट लो तो याद रखना वो हमेशा हमेशा ऑपरेटिंग होगा। गलती बस यही बच्चा करता है, उसको ये नहीं पता होता हम क्या निकाल रहे हैं, उसको फॉर्मेट रटा हुआ है, पीबीटी लेना है, प्लस माइनस ये करना है, प्लस माइनस ये करना है, और निकल के आएगा आपका ये वाला। नहीं बेटा नहीं, ये नहीं रटना आपको। रटने के कंसेप्ट तो मैंने लिखा ही रखा है, रटने का नीचे में दे रखा है, रटने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रट सकते हो कोई बाद में, लेकिन समझ लो फंडामेंटली मैं प्रॉफिट जब जब प्रॉफिट निकालूंगा, मैं जब जब प्रॉफिट निकालूंगा तो इस बात का बेहद याद रखना है, वो प्रॉफिट हमेशा और हमेशा क्या होगा, बताओ ना मुझे, वो बताओ ना क्या होगा, वो प्रॉफिट हमेशा ऑपरेटिंग का होगा। कौन सा होगा, ऑपरेटिंग का। जब जब मैं यहां पर कैपिटल निकाल रहा हूंगा तो कैपिटल भी हमेशा कौन सी होगी बेटा, ऑपरेटिंग कैपिटल ही होगी। जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीखे हो, जो भी डेटा लोगे, मुझे नहीं पता कौन सा लोगे, लेकिन इस बात का जो भी डेटा लोगे वैल्यूएशन और गुडविल के लिए, वो पूरा की पूरा आप लोगे ऑपरेटिंग का, चाहे वो प्रॉफिट हो, चाहे वो आपका कैपिटल हो, कुछ भी हो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जहां से मैं डेटा उठा रहा हूं वो डेटा हमेशा हमेशा पूरा 100% ऑपरेटिंग ही होना चाहिए। तो मैं ऐसे कह दूं, वैल्यूएशन ऑफ ऑपरेटिंग गुडविल, बोलो है ना कि गुडविल तो आपके ऑपरेशन से क्रिएट होती है, क्योंकि जो एफर्ट्स अपने बिजनेस में डाल रहे हो, आपने अपना पैसा किसी और के बिजनेस में लगा रहा है, तो मुझे बताओ क्या इससे आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ रही है, रेपुटेशन बढ़ रही है? आंसर नहीं, इससे आपकी रेपुटेशन नहीं बढ़ने वाली है। आपने अपने बिजनेस पर जो काम कर रहे हो, अपने बिजनेस में जो डिवोशन डाल रहे हो, टाइम डाल रहे हो, मनी डाल रहे हो, जो आपका एफर्ट्स डाल रहे हो, उससे गुडविल क्रिएट होती है। इसलिए स्टैंडर्ड बोलते हैं, फंडामेंटल बोलते हैं कि गुडविल हमेशा और हमेशा ऑपरेटिंग बिजनेस की होगी। इसका मतलब जो भी मैं डेटा कैलकुलेट करूंगा वो हमेशा हमेशा पूरा ऑपरेटिंग पर बेस्ड करूंगा। बोलो क्लियर है कहानी तक, समझ में आ गया? तो जो मिस्टेक होने के चांस है, जो चार्ट आप रटते हो ना, उसको रटना छोड़ दो, उसको रटना छोड़ दो। सिंपल इतना समझो कि जो डेटा है उस डेटा में से मुझे ओनली फॉर प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट भी मैं ऑपरेटिंग लूंगा, मुझे कैपिटल चाहिए तो कैपिटल भी ऑपरेटिंग लूंगा। तो अब उसमें से जो डेटा है उसमें से नॉन ऑपरेटिंग को बाहर निकाल देना, बस आपको ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग उठाना और कंसीडर करना और कैलकुलेशन कर देने, आपका 100% आंसर सही आएगा। एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको थोड़ा थोड़ा और समझाने की कोशिश भी करूंगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, इस लाइन को हाईली कर लेना बेटा, हाईली हाईलाइट कर लेना कि भैया देखो क्या है, ऑपरेटिंग बिजनेस की निकलेगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुडविल क्या होता है, एक्वायर्ड गुडविल होती है एक, और दूसरी सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है। आपके लिए जो पहले एएस चलते थे, AS23, AS23 बोलता है इसको रिकॉर्ड करना है, नहीं करना है, शुड नॉट रिकॉग्नाइज, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल का मेजरमेंट करना बेहद डिफिकल्ट काम है, इसलिए आप इसका मेजर नहीं करोगे। तो ये मेरे दायरे से होकर बाहर निकल गई। अब एक्वायर्ड की बात करते हैं भैया,
एक्वायर्ड का मेजरमेंट कैसे करोगे, एक्वायर्ड का मेजरमेंट कैसे करोगे, इसकी हम चर्चा नीचे करने वाले हैं। अब मेथड देखो, मेथड देखो, अब मेथड के बच्चे, आधे बच्चों दिमाग में चलता है सर फॉर्मूले कैसे रटेंगे, फॉर्मूले की दिक्कत है। मैं फॉर्मूले को दिखाने के लिए मैं रटने का एक छोटा सिंपल सा फॉर्मेट दे रहा हूं, ठीक है ना। ये बाकी आपको क्लासिफाइड तो ऐसे करना है, लेकिन मैं रटने का फॉर्मेट दूसरा दे रहा हूं, ठीक है ना। मैंने क्या बोला है, आपको क्लासिफाइड तो ऐसे ही करना है जैसे मैंने चार्ट बना रखा है, सेम चार्ट जो बना रखा है वही सीक्वेंस में रखना है कि किस अप्रोच के अंदर कौन सा मेथड यूज होता है। लेकिन आप जो फंडामेंटली जो रटने का काम करोगे, फॉर्मूला बनाने का काम करोगे, वो कौन सा काम करो, देखो यहां देखो, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आप जो जो नोट करवा रहा हूं वो नोट कर लेना, और बाकी तो आपको फाइल में दे रखी है, ठीक है। चलिए, मैंने तीन चीज देखा, मैं यहाँ पर बेसिकली मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूँ ऑथेंटिक, जो मैं 11 12 में हम करा करते थे वो था। मेथड नंबर है पहला 1, मेथड 2 और मेथड 3। पहला है नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर। दूसरा है कैपिटलाइजेशन, और तीसरा है एन्युटी। इन तीनों के दो दो पार्ट कर लो, ठीक है। नंबर ऑफ परचेज ईयर में, ठीक है ना, नंबर ऑफ परचेज ईयर में पहला है बेस्ड ऑन एसपी और बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट को मैं यहां पर एक डिजाइनिंग नाम है, फैंसी नाम है एफएमपी, ठीक है। सेम एसपी और कौन सा, एफएमपी। सेम यहां पर एसपी और यहां एफएमपी। यहां पर एफएमपी का नहीं निकलता है, इसलिए यहां पर एक रह जाएगा। ठीक है, चलिए और देखो, सिंपल है। नंबर ऑफ परचेज मेथड है, इसको एन पी बाई बोलूंगा, तो एन पी बाई मल्टीप्लाई बाई एस पी। इसका फॉर्मूला ये हो गया, इससे गुडविल निकलेगी ऐसे। सेम यहां पर है एफ एम पी मल्टीप्लाई बाई एन पी बाई, इसका फॉर्मूला हो गया ये वाला। एन्युटी में सिंपल है कॉमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई बाई जो आपका एस पी है, वो लेना है आपको। ये सिंपल हो गया, क्यों पता है आपको एन्युटी के अंदर आपको एन्युटी निकालनी पड़ती है, तो मैं इसको एनयूटी भी बोलता हूं, एन्युटी मल्टीप्लाई बाय सुपर प्रॉफिट बेस्ड है इसका। यहां देखो, एसपी पर निकालोगे तो बेहद सिंपल निकलता है, कैसे निकलता है बताओ बेटा, एसपी मल्टीप्लाई बाय एन आर आर इंटू 100, इससे गुडविल सीधी निकलेगी। इसमें थोड़ा सा सिस्टम है, क्या आप पहले निकालो कैपिटलाइज वैल्यू और लेस कर दोगे यहां से क्या, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कभी कभी यहाँ एवरेज भी ले लेते हैं हम लोग, ये कब होगा बताएंगे। जो डिफरेंस निकल के आएगी ये आएगी गुडविल। बोलो इसको रटने में कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तीन मेथड, ये नंबर ऑफ परचेजर है तो एसपी पर बेस मल्टीप्लाई एसपी कर दो, इस पर है तो इस पर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें डिवाइड बाय एनआर करना है। ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर इंटू 100। जो यहां सीधी गुडविल निकलती है, यहां पर से कैपिटलाइज वैल्यू निकलेगी, फिर इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड घटाना, फिर निकल आएगा ये वाला, ठीक है। फटाफट से इसको नोट कर लो, फटाफट से इसे नोट कर लो, फटाफट से नोट करो। ठीक है, ये फॉर्मूला सिंपल रटने का तरीका है, क्योंकि क्या होता है बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन से फॉर्मूले का क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, लेकिन आपको सिस्टमेटिक तरीका ये देखना है। ये देखिए, आपके पहला है एवरेज प्रॉफिट मेथड है, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर के हिसाब से। फिर एसपी के अंदर तीन आएंगे, इसने बेस्ड और नंबर ऑफ परचेज ले लिया, एन्यूटी भी ले लिया है, तो एसपी मल्टीप्लाई बाई ये वाला आ गया,
और ये वाला आ गया, ठीक है ना, ये वाला आ गया। अब जो एन्युटी वाला, जो कैपिटलाइजेशन वाला है, कैपिटलाइजेशन के अंदर सुपर प्रॉफिट बहुत आसान है। सुपर प्रॉफिट क्या आसान बताओ, सिंपल सा, आपको एसपी लेना है, डिवाइड में एनआरआर कर देना है, तो इसमें गुडविल सीधे निकल कर जाएगी। इस दोनों से कैपिटलाइजेशन दोनों से सेम, आपको सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो कैपिटलाइजेशन और एवरेज प्रॉफिट है, तो यहाँ देखो एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर, इससे कैपिटलाइज वैल्यू आएगी, और कैपिटलाइज वैल्यू से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करना है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करना है, ठीक है ना, ठीक है ना, कैपिटल क्या करना है आपको, लेस करना, और आ जाएगा गुडविल आपका सीधा, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ लिखा रखा सेम वही चीजें हैं, कोई डिफरेंस नहीं। मैंने बोला कभी कभार एवरेज है, ये स्पेसिफाइड होगा तभी करना है, यदि स्पेसिफाइड हो तभी आपको एवरेज लेना है, अदरवाइज क्या लेना, आपको क्लोजिंग कैपिटल से ही काम चलाना है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक कहानी। देखो नीचे क्वेश्चन लिखा भी होगा, बकायदा हाईलाइट कर रखा है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ठीक है ना। जब कुछ ना बोले तो आपको एवरेज लेके चलना है कैपिटल एम्प्लॉयड। इफ क्वेश्चन इज स्पेसिफाइड देन नॉर्मल इज कैलकुलेशन ऑन द, ये बात कर रहा है नॉर्मल प्रॉफिट की, ये नॉर्मल प्रॉफिट की बात करते हैं ना, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, ये इसकी बात नहीं कर रहा है, वो ये बोल रहा है कि जो आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हो, क्योंकि सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है बताओ, सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस होता है नॉर्मल प्रॉफिट। जो नॉर्मल जो प्रॉफिट है, कुछ ना बोले तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे निकालना है, ठीक है, और कुछ बोल दे तो फिर आप वैसे निकालना, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा है। तो कैसे निकलेगा बताओ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, बोलो है ना। तो ये जो निकलेगा ना, ये निकलेगा इस पर, ये इसके रेस्पेक्ट नोट दे रखा है, ठीक है ना, ये उसके कैपिटलाइज वाले में नहीं है, गुडविल के लिए, वो वहां के ऊपर के लिए नहीं है, ये यहाँ के लिए नहीं था, वो नीचे वाले के लिए रिलेवेंट था, ठीक है ना, वो ध्यान रखना होगा। चलिए नीचे देखो, मैंने हर चीज का आपको मीनिंग दिखा रखा है कि बताओ कैलकुलेशन और सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा। ये बात भी मैंने आपको बता रखी है कि भैया सुपर प्रॉफिट का मतलब है एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट गिवन नहीं होगा तो आप एवरेज प्रॉफिट लोगे, और एवरेज का मतलब होता है एफएमपी, कौन सा बेटा, एफएमपी, और माइनस करना नॉर्मल प्रॉफिट। अब सवाल ये आता है सर एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एनआरआर, मल्टीप्लाई बाय बेटे कौन सी बताओ, एनआरआर। अब समस्या कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी लेनी बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी लेनी है, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन में इसको बात को बताया था, क्या बताओ कौन सी बेटा बताओ, क्योंकि क्वेश्चन नोट लेकर रखा है कि कुछ ना बोले तो आपको एवरेज लेना है, और कुछ बोले तो फिर आप वो लेना जो आप बोला गया है। यदि कुछ ना बोले तो ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ये आपको एवरेज लेनी है, और बोलते भैया आपको नॉर्मल लेने पर, आपको नॉर्मल लेने पर यहाँ पर आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है, और यहाँ पर ही सिमिलर पैटर्न में मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग भी समझा रखा है कि कैपिटल एम्प्लॉयड निकली क्या। अब देखो मैंने क्या बोला है, अब मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, यहाँ देखो बेटा नॉर्मल, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, एक एक बात को ध्यान से देखना, नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, तो मुझे क्या चाहिए बताओ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, बोलो है ना, मल्टीप्लाई बाय एनआरआर। तो बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे कैपिटल लेनी है, और याद रखना ये कैपिटल ऑपरेटिंग ही रहेगी। पहला सवाल जो बच्चा कंफ्यूज होता है कि ऑपरेटिंग कैपिटल निकालने में बहुत सारी गलतियां करता है, किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, यहाँ तो तैयार रहता है, यहाँ तो उसको कोई दिक्कत नहीं आती। जब नॉर्मल पढ़ते हैं, जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, वहां जाकर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहाँ पर ऑपरेटिंग कैपिटल लेना क्या है। मैं सिंपल बोला, कुछ नहीं करना है आपको, ऑपरेटिंग जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है वो आपको ऑपरेटिंग लेनी है। आपकी बैलेंस शीट होगी, उस बैलेंस शीट में से जो आपकी कैपिटल वाला पार्ट है, उस कैपिटल में से वही वाला पार्ट लेना है जो आपने खुद ने ऑपरेशन में क्या कर रखा है, उसको क्या कर रखा है, इन्वॉल्व कर रखा है, उसको इंट्रोड्यूस कर रखा है। जैसे मान लो आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, 5 लाख रुपए में से आपने 4 लाख रुपए तो खुद के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, जो फिक्स्ड एसेट्स में हो सकता है, करंट एसेट्स में हो सकता है, और 1 लाख जो बिजनेस है वो आपने टाटा लिमिटेड के शेयर खरीद रखे हैं। तो मुझे बताओ 5 लाख की कैपिटल ले रखी है, तो 5 लाख की जब पूरी कैपिटल है, लेकिन मैंने बोला ऑपरेटिंग चाहिए, तो 4 लाख रुपए की मेरे ऑन बिजनेस में यूज हो रही है, तो ऑन बिजनेस में जो कैपिटल यूज हो रही है, जो एक्टिवली काम कर रही है मेरे बिजनेस के अंदर, एक्टिवली जो काम कर रही है, रूट कर रही है, उसी को बोलता हूं ऑपरेटिंग कैपिटल। तो मुझे बताओ मेरे बिजनेस में ओनली फॉर 4 लाख रुपए लगे हुए हैं, दैट इज 4 लाख रुपीज इज ऑल्सो कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पज ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। याद रखना, गुडविल की वैल्यूएशन के लिए बात कर रहा हूं मैं, शेयर की वैल्यूएशन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल रहा हूं मैं, किसके लिए निकाल रहा हूं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और गुडविल की वैल्यूएशन ऑपरेटिंग में निकलेगी। तो जो कैपिटल आप लोगे बैलेंस शीट से, ओनली फॉर वही कैपिटल लोगे जो आपके बिजनेस के अंदर, ऑन बिजनेस के अंदर रूटीन कंटिन्यूअसली रूट कर रही है, कंटिन्यूअसली यूज हो रही है, उसी की मैं बात करूंगा, बाकी की मैं बात नहीं करूंगा। आगे एग्जांपल दूंगा कि ऐसे कहां कहां केस बन सकते हैं, ऐसे कौन कौन से केस हैं जहां पर आपकी जो कैपिटल है वो एक्टिवली ऑन बिजनेस में यूज नहीं है, तो वो मैं यहां से बाहर निकालूंगा। वो कौन कौन से मैंने लिस्ट नीचे दे रखी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रटने वाला कंसेप्ट भी दे रखा है, और आपको समझने के लिए मैं आपको समझाने के लिए अभी आपको समझा रहा हूं।
ठीक है। तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड देखो क्या है, दो तरीके निकालने के होते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के दो तरीके होते हैं। ये रही आपके पास बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। यहाँ फिक्स्ड असेट दे रखी है और यहाँ पर नॉन करंट असेट दे रखी है। करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट, बोलो है ना। इन दोनों का सम बराबर होता है। मान लो ये 5 लाख है, ठीक है, ये 3 लाख दे रखा है, ठीक है, ये 1 लाख दे रखा है और ये भी 1 लाख दे रखा है, ये आपके पास 2 लाख दे रखा है और ये आपके पास 8 लाख दे रखा है। तो मुझे बताओ क्या बैलेंस शीट ऐसे ही मैच करती है? बोलो ना, बोलो। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ कि जरूरत है बेटा फास्ट बोलने की अभी, क्योंकि एग्जाम टाइम चल रहा है, मैं इतना स्लो मोशन नहीं बोल सकता, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर भी 10 लाख, यहाँ 10 लाख। अब देखो मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। अब मैं बायफरकेशन देखना चाहूँ, बायफरकेशन देखना चाहूँ, तो मुझे बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? सर जो टोटल असेट्स हैं उसमें से आउटसाइड का जो लायबिलिटी वो हटा दो। देखो कैपिटल का मतलब है ऑन, ऑन फंड, ऑन फंड यूज्ड इन ऑन बिजनेस, यूज्ड इन ऑन बिजनेस, बोलो है ना। ऑन फंड यूज्ड इन ऑन बिजनेस, बेसिकली मैं कहूं तो आपका यही पहला पैसा है, बोलो है ना। दिस इज ए कैपिटल, जो आपका पैसा है, बोलो ना। अरे बोलो फटाफट से बोलो, क्या यही है, क्या यही है आपका कैपिटल? बोलो ना। तो इसका मतलब मैं कह दूं 8 लाख ये आपकी कैपिटल है, बोलो है ना, यही कैपिटल है आपकी, जो खुद का पैसा है। लेकिन क्या मैं इसको ऐसे भी निकाल सकता हूं? सर पूरा टोटल कर लूं, टोटल असेट्स माइनस कर दो आउटसाइड लायबिलिटी, क्योंकि जो इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस के अंदर उसमें से आउटसाइड से जो पैसा ले रखा है उसको मैं बाहर निकाल देता हूं। तो ये है 10 लाख रुपए का, 2 लाख, 2 लाख ये है, ये हटा दो। तो अल्टीमेटली बताओ कितना आ गया, बताओ ना कितना आ गया। ये आपके पास क्या है, टोटल असेट्स दे रखी है 10 लाख रुपए की, इसमें से आउटसाइड का जो दे रखा है 2 लाख रुपए का, तो बताओ कितना आ गया, 8 लाख का। तो क्या मैं ऐसा कह दूं, मैं ऐसे पढ़ूं इस बात को, चाहे मैं ऐसे पढ़ूं इस बात को, चाहे मैं इसको बात को ऐसे पढ़ूं, देखो चाहे मैं इसको ऐसे पढ़ लूं, ये भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, और चाहे आपको ये पढ़ लूं ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, बोलो है ना। दोनों तरीके से निकाल लो। तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर लो, तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, बोलो है ना। कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी, बताओ कितना, ये 5 और 3 8 लाख रुपए। ऐसे निकालो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो ऐसा निकाल लो, टोटल असेट्स का टोटल कितना बताओ बेटा, 10 लाख रुपए, बोलो है ना। ये लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की, ये हटा दो, तो यहाँ पर भी कितना बचा बताओ, 8 लाख रुपए का, बोलो ना। हाँ और ना। क्या मैं दोनों तरह से निकाल सकता हूँ? क्या निकाल सकता हूँ? जब दोनों तरह से निकाल सकता हूँ तो मुझे किस बात की समस्या है? तो कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से निकलेगा, ठीक है। या तो आप असेट साइड से निकाल लो, चाहे आप लायबिलिटी साइड से निकाल लो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ध्यान रखना, जब आप एसेट से लोगे, याद रखना, जब आप एसेट से लोगे ना, टोटल ऑफ एसेट्स, तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग असेट्स ही लेनी है। गुरुजी ये कैसे पता लगेगा कि इसमें ऑपरेटिंग असेट्स कितनी है, नॉन? मैंने क्या बोला, ये टोटल असेट्स ले रहे हो, टोटल असेट्स जो ले रहे हो, ध्यान रखना पहली बात तो एट फेयर वैल्यू लेनी है। किस पर? एट फेयर वैल्यू पर। टोटल असेट फेयर वैल्यू पर, बट ओनली लेनी है आपको ऑपरेटिंग, बोलो ना, क्योंकि गुडविल निकलेगी ऑपरेटिंग से, ऑपरेटिंग बिजनेस की गुडविल निकलती है, तो प्रॉफिट भी ऑपरेटिंग का लोगे और कैपिटल भी कौन सी लोगे बेटा, ऑपरेटिंग की। जब आप निकाल रहे हो कैपिटल एम्प्लॉयड तो फॉर्मूला होता है टोटल असेट्स एट फेयर वैल्यू माइनस कर दोगे आउटसाइड लायबिलिटी, बोलो ना। तो जो आप असेट्स ले लो ये ऑपरेटिंग असेट्स की फेयर वैल्यू होगी, और याद रखना इस बात के बारे में, आउटसाइड लायबिलिटी तो हमेशा हमेशा पूरी लेस करनी है, इस बात कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। क्लियर है? तो देखो अब यहां सवाल आ जाए, सर ऐसी कौन कौन सी असेट्स हैं जो नॉन ऑपरेटिंग होती है, ठीक है ना। तो ये मैंने कैलकुलेशन नीचे दिखा रखा है कि टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, ये आपको लेस कर देनी है। तो टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व दोनों का मतलब बराबर होता है, आप निकाल सकते, बट याद रखना ये निकलेगी एट फेयर वैल्यू पर। किस पर बेटा? एट फेयर वैल्यू पर, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रखना है आपको, एट फेयर वैल्यू पर लेकर के चलना है। अब कैलकुलेशन और प्रॉफिट कैसे निकलेगा? मैंने बोला प्रॉफिट लेना है, और प्रॉफिट कौन सा लेना है यहाँ पर बताओ, एवरेज निकाल रहे हो आप, तो एवरेज हमेशा ऑपरेटिंग का निकलेगा, बोलो ना, ऑपरेटिंग का। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है मुझे बताओ एज पर पीएल होगा, बोलो ना, ये एज पर पीएल होगा कि नहीं होगा? जो आपने प्रॉफिट ले रखा है वो एज पर पीएल का होगा, बोलो। अरे बोलो ना बाबू। आपको हो सकता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा हो, आप इसको बिफोर बनाओगे तो टैक्स को ऐड करोगे और आप पीएटी बनाओगे, बोलो ना, पीबीटी बनाओगे, बोलो ना, यस और नो, पीबीटी। तो पीबीटी एज पर पीएल, बोलो है ना। तो मुझे बताओ इधर देखो, पीएल को एनालिसिस करते हैं पहले, ये रहा पीएल, यहां जीपी होगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे और बाई इनडायरेक्ट इनकम होगी, बोलो है ना। तो यहां पर आया होगा पीबीटी, बोलो ना, यस और नो।
पीबीटी। तो मुझे बताओ इन खर्चों के अंदर ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग दोनों होते हैं। सर क्या ट्रेडिंग के अंदर ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता? नहीं, यहाँ पूरे ही पूरे ऑपरेटिंग होते हैं। यहाँ ये पूरा ट्रेडिंग जो होता है ना ऑलरेडी 100% ऑपरेटिंग होता है। तो ऊपर सवाल नहीं जाना चाहिए। यहाँ सर क्या ऊपर भी कुछ करेक्शन करना होगा? नहीं, ऊपर नहीं करना है आपको, करेक्शन यहाँ करना पीएल में। तो जीपी जो ऑलरेडी 100% ऑपरेटिंग जीपी है, 100% क्या है? ऑपरेटिंग जीपी है। लेकिन यहाँ जो इनडायरेक्ट खर्चे हैं, इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं, इसमें ऑपरेटिंग खर्चे भी होते हैं और नॉन ऑपरेटिंग होते हैं। इस इनकम के अंदर ये इनकम इज ऑलवेज 100% जो इनकम होती है ये नॉन ऑपरेटिंग ही होती है। तो मैं क्या करूंगा बताओ, इस जीपी में इधर देखो ना बेटा, जो जीपी है इस जीपी में से वो वाली, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने क्या लिया बेटा? एनपी लिया है। अब एनपी में से वो इनकम जो जो इनकम नॉन ऑपरेटिंग है ऐड कर रखी है उसको लेस करना है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को मैं यहां से क्या कर दूंगा बेटा? लेस कर दूंगा। और जो नॉन ऑपरेटिंग खर्चे हैं लेस कर रखे हैं, नहीं करने हैं, उनको वापस से ऐड बैक कर दूंगा। बोलो ना, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बोलो ना, यदि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस किसी भी टाइप का नेचर पहचानना समझाऊंगा कि पहचानना कैसे कि ऑपरेटिंग कौन सा होता है, नॉन ऑपरेटिंग कौन सा, डेफिनेट डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी इतना समझो कि जो आपका एनपी है उसमें ऑपरेटिंग खर्चे और नॉन ऑपरेटिंग दोनों एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना। जीपी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो एनपी के अंदर से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं वो आपने लेस कर रखे होंगे, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो रखा होगा। मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है तो मैं ऐड बैक करूंगा, उसको एलिमिनेट कर दूंगा उसके इफेक्ट को। तो उसको मैं क्या करूंगा? लेस हो रखा है तो ऐड कर दूंगा, और ऐड हो रखा है तो लेस कर दूंगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास आएगा ऑपरेटिंग पीबीटी। बोलो यस और नो, अरे बोलो ना। अब आइटम कुछ भी हो सकता है ना। मैंने आपके लिए आइटम नहीं गिना है कि ये आइटम लेस करना है, ये आइटम ना, ऐसे नहीं बोला। मैंने बोला कि नॉन ऑपरेटिंग आइटम आपको ऐड लेस करने हैं। ऐड लेस का मतलब ये नहीं कि ऐड है तो ऐड लेस ना, आपको उसका एलिमिनेशन करना है, उसका इंपैक्ट हटाना है, क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए ऑपरेटिंग का। तो उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट है, लेस कर रखा है तो ऐड कर दो, और ऐड कर रखा है तो लेस कर दो। क्योंकि इनकम ऐड हो रखी होगी तो लेस करता हूं, खर्चा लेस हो रखा होगा तो ऐड करता हूं। तो ये नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट को इफेक्ट बोलो, है ना। तो मुझे यही चाहिए था, तो पीबीटी चाहिए मुझे ऑपरेटिंग वाला, इसको मैं ईबीआईटी भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं बेटा बताओ? ईबीआईटी बोलता हूं, ठीक है ना। तो यहां देख लो मैंने क्या लिखा है, पीबीटी लेना है आपको, सॉरी पीएटी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो आपको बिफोर टैक्स बनाओगे तो जो टैक्स है करंट ईयर का वो आपको ऐड करना है, प्रपोज डिविडेंड है, ट्रांसफर टू रिजर्व है, तो ये निकल आएगा पीबीटी। बोलो ना सर ये कैसे? आपने तो अभी बोला था कि मुझे पीबीटी निकालना है, आपको पीएटी दे रखा होगा तो पीएटी में प्लस कर दो टैक्स का तो आ जाएगा पीबीटी। मैंने बोला देखो बेटा क्या होता है, ये तब है जब पीएल का दे रखा है, आपने बैलेंस शीट से ओपनिंग रिजर्व और क्लोजिंग रिजर्व डिफरेंस निकाला है, तो यानी कि आपने प्रॉफिट वो लिया है एज पर बैलेंस शीट। बोलो ना, आपने प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट लिया है, तो बैलेंस शीट में प्रॉफिट जाता कौन सा वो देख लो। आप पीएटी निकालते हो, बोलो है ना, पीएटी में प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देते हो, बोलो ना, बोलो प्रेफरेंस से डिविडेंड देते हो, सर पीबीटी लो, पीबीटी माइनस करते हो टैक्स तो निकल के आता पीएटी, पीएटी में प्रेफरेंस से डिविडेंड लेस करते हो, फिर ट्रांसफर टू रिजर्व कर देते हो जो जरूरत है, और जो बचता है बैलेंस, जो बैलेंस बचता है ये होता है ट्रांसफर टू पीएल। कहां जाता है बेटा? ट्रांसफर टू पीएल जाता है। तो अब देखो यदि आपने प्रॉफिट ये वाला लिया है तो सबको एड बैक करना पड़ेगा, तो मैंने लिया प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट, तो देखो ये माइनस किया है प्लस करो, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये लेस किया है ये ऐड करो, प्रपोज डिविडेंड या प्रेफरेंशियल डिविडेंड, ठीक है, ये टैक्स लेस किया है इसको भी ऐड करो, टैक्स बढ़ जाना ऑफ करंट ईयर, याद ना ऑफ करंट ईयर, तो आ जाएगा पीबीटी। बोलो ना, ठीक है, ये इसलिए दे रखा है, ठीक है ना। ये जो बैलेंस जो ले रखा ना बेटा मैंने, ये कौन सा ले रखा है? कौन सा बताओ? एज पर बैलेंस शीट। मैं लिख देता हूं आपके समझने की सहूलियत के लिए, एज पर बैलेंस शीट, ठीक है ना। यदि आपका बैलेंस शीट में वो पीएल का लेना है तो टैक्स से एडलेस होगा, बस ये दोनों का ट्रीटमेंट नहीं करना आपको, ठीक है ना, ये ट्रीटमेंट नहीं करना आपको, ठीक है। अब देखो मैं इसमें से ये क्या निकल के आएगा? पीबीटी। पीबीटी में से नॉन ऑपरेटिंग आइटम को बाहर निकालना बस, तो देखो एब नॉर्मल आइटम भी आपको बाहर निकालना, ये नॉन ऑपरेटिंग का होता है। नॉन ट्रेड इनकम है, ये नॉन नॉन ऑपरेटिंग होती है। नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, इनको बाहर निकालना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, प्लस माइनस किया है नॉन ऑपरेटिंग आइटम को, खर्चा है तो लेस कर, सॉरी ऐड करना है, और इनकम है तो आपको लेस करनी है, सिंपल। ये लॉजिक समझा रखा है, ये मैंने एक एक आइटम को यहाँ पर आपको रटने वाला कंसेप्ट भी दे रखा है कि कौन कौन से ऐड होंगे कौन कौन से लेस होंगे। बट लॉजिकल बात ये है कि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, तो जो प्रॉफिट आप उठा रहे हो उसमें से जो आपका नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट है उनको बाहर निकाल दो बस। अब वो उसका नाम कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता उस बात का, ठीक है ना।
ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ गया बेटा बताओ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से रेक्टिफिकेशन एरर, कोई यदि कोई गलती हो गई है, जैसे हमने बोला कि पहले हमने एक परचेज थी, वो परचेज स्टॉक का था, हमने उसको मशीन मान लिया, तो मशीन मान लिया तो आपने डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया होगा, तो प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं क्या हो गया, एरर आ रहा है, तो उस एरर को रेक्टिफाई करना है। तो याद रखना, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है उस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से रेक्टिफिकेशन और एरर करना है, तो फिर आपका आएगा रेक्टिफाई पीबीटी। बोलो क्या बेटा? रेक्टिफाई पीबीटी फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, ये आपको लेना है। इसमें करने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा आपको एवरेज कौन सा निकालना है। अब यहाँ पर एवरेज दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सिंपल एवरेज होगा, एक वेटेड एवरेज होगा। फर्क कुछ नहीं है, सिंपल है तो टोटल प्रॉफिट करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर करना है, नंबर ऑफ ईयर करना है, सिंपल निकल जाएगा। यदि वेटेड है तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है उसमें मल्टीप्लाई करना वेट का, तो टोटल प्रॉफिट निकालना सम ऑफ इसका और टोटल वेट का करना है। बोलो है ना, टोटल वेट। ये आ गया आपका। दोनों किसी से भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, वेट का हो सिंपल हो, उसको हम हमेशा बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। बोलो ना, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोलो यस और नो, बिफोर टैक्स। अब प्लस माइनस करूंगा क्या बताएं, फ्यूचर आइटम, फ्यूचर आइटम, क्योंकि मुझे एफएमपी चाहिए, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट चाहिए, गुडविल फ्यूचर के निकाल रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट भी फ्यूचर चाहिए। अब तक जो प्रॉफिट है ये पास्ट का आया है, ये पास्ट एवरेज ऑफ पास्ट, ये एवरेज ऑफ पास्ट आया, मुझे फ्यूचर का निकालना है, तो प्लस माइनस जो फ्यूचर में होने वाले इवेंट है उनको करना पड़ेगा। तो फ्यूचर आइटम, यदि फ्यूचर आइटम है, याद रखिए फ्यूचर आइटम है, यदि इनकम है, यदि इनकम है तो ऐड करनी है, और खर्चा है तो आपको लेस करना है। याद रखना, मैं फ्यूचर का अब मैं हटा नहीं रहा हूं, अब मैं ला के लेकर के आ रहा हूं। तो फ्यूचर जो ऑपरेटिंग इनकम है ऐड करनी है, और फ्यूचर कुछ खर्चा लेस करना है, जो आएगा ये आएगा एफ एम पी, एफ एम पी बिफोर टैक्स, और माइनस करना है फ्यूचर टैक्स। याद रखना बेटा, फ्यूचर टैक्स, ये आपके स्टडीमेट में मिस्टेक है, एक स्टडीमेट में मिस्टेक है। तो जो फ्यूचर टैक्स निकल करके आया है वो फ्यूचर टैक्स आपको यहां से लेस करना है। हो सकता है दो रेट दे रखे, दो रेट नहीं है, तो जो प्रीवियस रेट जो टैक्स रेट है वही फ्यूचर की टैक्स रेट मान लोगे, इस बात का बेहद याद रखना, ठीक है ना। यहां से कौन सी लेस होगी फॉर फ्यूचर टैक्स रेट, तो आएगा एफ एम पी। तो मुझे यही चाहिए, इसी को बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब कहां पर बेटा, यहां पर बताओ, एफएमपी से। एवरेज प्रॉफिट का मतलब है एवरेज प्रॉफिट यूज करूंगा वहां पर मैं एफएमपी, जहां जहां पर एवरेज बढ़ा रहा है वहां पर एफएमपी में वर्ड यूज करने वाला हूं, ठीक है। चलिए, तो यहां देखो लिख रखा बकायदा, सिंपल वेटेज है, एग्जिस्ट ट्रेंड है, ट्रेंड एग्जिस्ट है तो आप एवरेज लगाओ, सॉरी वेटेड लगाओगे, और ट्रेंड नहीं है तो आप सिंपल लगाओगे, ठीक है ना। तो ये एवरेज आ गया। तो फ्यूचर के आइटम प्लस माइनस करने हैं आपको, जैसे मैनेजमेंट कॉस्ट है, इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट है, कोई खर्चा अब तक हो रहा था लेकिन आगे नहीं होगा तो सेव हो जाएगा, तो इनकम बढ़ जाएगी। इनकम अब तक कुछ एडिशनल कमा पा रहे थे लेकिन अब आगे नहीं कमा पाओ तो आपको नुकसान हो जाएगा, तो वो आपको लेस करना। तो फ्यूचर का आइटम है, आपको देखना पड़ेगा उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, क्या फ्यूचर के आइटम का जो इंपैक्ट पड़ रहा है इनकम का है तो ऐड करना है, और खर्चे का है तो वो आपको क्या करना है, लेस करना है, ठीक है ना। तो यहां से आगे फ्यूचर, यार फ्यूचर टैक्स याद रखना, फ्यूचर टैक्स ऑलवेज, और यदि फ्यूचर टैक्स नहीं है तो आप प्रीवियस मान लोगे। कैलकुलेशन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्लियर हो रखा था, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, फेयर वैल्यू पे लेनी है आपको, ऑल असेट्स लेनी है, तो डिविडेंड पेड आपको ये थोड़ा एडजस्ट देख लेना, ये देख लेना, ठीक है ना। ठीक है, चलिए, ये रटने वाला फंडामेंटल मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कैसे निकलेगी, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय टू, ठीक है। ये बहुत कम यूज होगा, कहाँ यूज होगा, क्लोजिंग माइनस 1/2 ऑफ करंट ईयर पीईटी, पीएटी आफ्टर, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, याद रखना रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, ठीक है ना, आफ्टर रेक्टिफिकेशन ये वाला लेना है आपको, और इससे निकलेगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ये ऑलवेज, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। ये प्रॉफिट कौन सा होगा, करंट ईयर का, कौन सा वाला, ऑपरेटिंग वाला जो आपने भी निकाला होगा, ठीक है ना, वो आपको लेना है, ये एवरेज आ जाएगा। चलिए, ये आपको दिखा रखा है, बताओ। देखो फॉलोइंग असेट्स, जो असेट्स दे रखे हैं, फॉलोइंग असेट्स डज नॉट इंक्लूड, ये जो असेट्स हैं आपकी इंक्लूड नहीं होती हैं, ये आपकी इंक्लूड नहीं होती हैं, किसमें बताओ, ये ऑपरेटिंग असेट्स नहीं है, मैं ऐसा कह दूं ये ऑपरेटिंग असेट्स नहीं है। जैसे फिक्टियस असेट्स, ये होती नहीं है, ये तो डेफर्ड एक्सपेंसेस होते हैं, जो खर्चा पहले कर चुके हो उन खर्चों का फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलने वाला, तो वो खर्चे डेफर्ड रूप में दिखा रखे हैं, ठीक है ना, ये नहीं आएगी, ठीक है। फाइनेंशियल, सॉरी फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल से मतलब जैसे टाटा के शेयर खरीद रखे हैं आपने, टाटा के शेयर खरीद रखे हैं, तो मुझे बताओ ये पैसा किसी और के बिजनेस में लगा हुआ है, तो जो कैपिटल आपने लगाए रखी है, अपने खुद के पैसे लगा रखे हैं, तो उसमें से ये पैसा बाहर किसी और के बिजनेस में है, तो खुद के बिजनेस में यूज होगा, ऑन फंड यूज्ड इन ऑन बिजनेस,
मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग कैपिटल मतलब क्या, ऑन फंड यूज्ड इन ऑन बिजनेस, आपका ऑन फंड का वो वाला पार्ट जो किसी और के बिजनेस लगा हुआ है तो उसको हटाना पड़ेगा, तो मैं इसको यहां से निकाल दिया, ठीक है ना। फिक्स्ड एसेट्स होती नहीं है। एडवांस फॉर एनी असेट्स, आप कोई असेट्स खरीदने गए और उस असेट्स के रेस्पेक्ट में आपने 2 लाख रुपया दो, आप एडवांस में देके आ गए, तो प्रीपेड हो गया। प्रीपेड आपका असेट्स बनेगा, बोलो है ना। तो मुझे बताओ, क्या जो 2 लाख आपने एडवांस दिए, क्या वो आप खुद के बिजनेस में वो असेट्स आज यूज हो रही है? नहीं, वो असेट्स आई नहीं है। यदि वो असेट्स आ जाती और यूज हो रही होती तो मैं उसको कंसीडर करता। अभी वो पैसा आपने किसी और को दे रखा है, उस पैसे का बिजनेस में आज करंट में यूज हो ही नहीं रहा है, तो जब उस बिजनेस का पैसा अभी करंट में रूट ही नहीं हो रहा है तो उसका मैं यूज कर पा रहा हूं? नहीं। जब उसको मैं करंटली यूज ही नहीं कर पा रहा हूं तो उसको भी मैं ऑपरेटिंग असेट से बाहर निकाल दूंगा। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो जैसे फाइनेंशियल एसेट्स होती है, किसी और के बिजनेस लगा रखा, ठीक है ना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग बना रहे हो, बिल्डिंग में 50 लाख लगा दिए, जो जितना पैसा लग चुका है एज कैपिटलाइज हो रखा होगा, और जो कैपिटलाइज हो रखा बैलेंस शीट दिखा रखा होगा। जो बैलेंस शीट दिखा रखा है, क्या वो बिल्डिंग यूज हो रही है बिजनेस में? नहीं। जब बिल्डिंग बिजनेस में यूज ही नहीं हो रही है, जो पैसा आपने लगा रखा है, जो इन्वेस्ट कर रखा है, वो बिजनेस में आज करंटली यूज ही नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं कैसे ऑपरेटिंग मान लूं? ऑपरेटिंग मतलब रूट कर रहा है पैसा आपके बिजनेस में, उससे आप रिटर्न कमा रहे हो। लेकिन जो बिजनेस अभी बिजनेस बिल्डिंग बन रही है, अभी तो पैसा नहीं कमा रहे हो। जिस दिन बिल्डिंग बन के यूज होना स्टार्ट हो जाएगी तो उस वाली बिल्डिंग से आउटपुट निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन उस बिल्डिंग से आउटपुट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, आउटपुट निकले या ना निकले लेकिन उसका यूज होना स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन से उसको मैं ऑपरेटिंग असेट्स में इन्वॉल्व कर लूंगा। तो सिंपल फंडा है का ऑन फंड यूज्ड इन ऑन बिजनेस, ये करंटली रूट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इसका मतलब क्या आपका ऑपरेटिंग कैपिटल है, अगर उसको बाहर निकाल दो। गुडविल कभी नहीं लेनी है, तो गुडविल देखो परचेज है और सेल्फ है, इसको हमेशा इग्नोर करना है, ध्यान रखना है। और आपको परचेज है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आईसीआई से, हमें आईसीआई से मतलब है, ये बोलता है इसको भी इग्नोर करना है। तो गुडविल आपको कभी भी नहीं लेनी है। सिंपल लॉजिक समझने वाला क्या है, गुडविल नहीं लेनी, क्योंकि आईसीएमआई बोलता है नहीं, आप इसको इग्नोर करोगे, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन आप हाइपोथेटिकल बेसिस पे किया होता है, ठीक है ना। प्रेफरेंस का ट्रीटमेंट क्या कर रहा है, प्रेफरेंस क्या बोला गया है, आपको देखना पड़ेगा आपने क्लासिफाइड क्या कर रखा है। यदि आपने क्लास में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेक्स 32, 107 और 109 वहां पर चर्चा का वैसे बनता है, तो वहां पर प्रेफरेंशियल कैपिटल बोला गया। यदि आपने क्लासिफाइड कर रखा है एज इक्विटी तो इसको आप इक्विटी में कैपिटलाइज करोगे, और यदि आपने क्लासिफाइड कर रखा है एज डेब्ट तो याद रखना इसका आउटसाइड लायबिलिटी के रूप में लेस कर दोगे। जब कैपिटल इंप्लॉयड निकालोगे तो वहां से जो आउटसाइड लायबिलिटी होती है तो वहां से प्रेफरेंशियल कैपिटल प्लस डिविडेंड दे रहा हूं, डिविडेंड दे रहा हूं, दोनों दोनों लेस कर दोगे। इस बात का बेहद याद रखना। यदि इसने इक्विटी की तरह ट्रीट कर रखा है तो इसको यहां पर लेस नहीं करोगे, यहां पर लेस नहीं करोगे, ठीक है ना। तो वेट लिखा आउट पर कैलकुलेट एनआरआर, एनआरआर कैसे लेनी है वो देख लेना आराम से, ठीक है। इन लार्ज डिस्कशन नहीं करूंगा, लिख रखा है आप उसको पढ़ सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपके हो गए यहाँ तक, ठीक है ना। तो वैल्यूएशन शेयर स्टार्ट हो गया, तो नॉर्मल जो लिटरेचर था वो यहीं तक का था आपका, नॉर्मल जो लिटरेचर था वो यहीं तक का था, ठीक है ना। नॉर्मल जो लिटरेचर था वो यहीं तक का था। एक दो क्वेश्चन निकाल लें आपके, चलिए। अभी क्वेश्चन करेंगे इसका सेकंड पार्ट में, जस्ट अभी सेकंड पार्ट आने वाला है, अभी सेकंड पार्ट है उसका भी, इससे क्वेश्चन हम निकालने वाले हैं, ठीक है ना। अभी जस्ट 10 मिनट का ब्रेक है, देन उसके बाद सेकंड पार्ट इसका आने वाला है। वैसे इसी लेक्चर को मैं 2 ढाई घंटे करना चाहता था, लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ने में दिक्कत आती है, 2 ढाई घंटा, लेकिन अब तो एग्जाम टाइम में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब देखिए आपका स्टडी मेट निकालते हैं सीएमए का और बात करते हैं, ठीक है ना।